नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बुधवार के दिन अचानक से यूएस एम्बेसी जो है यूक्रेन के अंदर, उसने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। उसके देखा देखी जो दूसरे देश हैं, नेटो के मेंबर्स देश जो है, उन्होंने भी बंद कर दिया। ग्रीस, हंगरी, इटली, स्पेन, इन सारों ने बंद कर दिया और आगे चल के फिर जर्मनी ने भी बंद कर दिया। तो आनन फानन में ये उन्होंने कर दिया और यूएस एम्बेसी ने कहा कि देखिए, हम बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना एक वार्निंग है जो रशिया अटैक करने वाली है, एक बड़ी अटैक करने वाली है यूक्रेन के ऊपर, कीव के ऊपर, जहाँ पे इनके एम्बेसीज हैं। तो ये हो गया। फिर आज के दिन 21 नवंबर को उन्होंने दोबारा से एम्बेसी को खोल दिया। वहाँ का जो यूएस एम्बेसडर हैं, ब्रिजेट ब्रिंक करके हैं, उन्होंने एक ट्विटर में एक ट्वीट डाला कि यूएस एम्बेसी इन कीव हैज रिज्यूम्ड सर्विसेज फॉलोइंग ए टेम्पररी शेल्टर इन प्लेस सस्पेंशन अर्लियर टुडे। वी कंटिन्यू टू एनकरेज यूएस सिटीजन्स टू रिमेन विजिलेंट, monitor official Ukrainian sources for updates and be prepared to shelter in place if an air alert is announced। तो उन्होंने ये सारी बातें की कि हमने बंद करा था, अभी हमने रिज्यूम कर दिया है, लेकिन यूएस सिटीजन जो है यूक्रेन में, आप लोग थोड़ा सतर्क रहे और यूक्रेन जो बताएगा, अगर अनाउंस करता है और एयर अलर्ट होता है, सायरन वगैरह बजते हैं, तो आप लोग जो है सुरक्षित स्थान पे चले जाइए। तो अब ये जो है उन्होंने किया जो, और सारे एम्बेसीज जो बंद हो गए, तो यूक्रेन को आ गया गुस्सा। उसने कहा कि क्यों आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, क्यों आपने बंद करा है, हमारे देश के लोग डर रहे हैं क्योंकि ना आप लोग बंद कर दिया, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है और ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि रशिया फैलाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप लोग इस पर विश्वास करके फिर हमारे लोगों को डराते हो। ये क्या बात हो गई है, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो, बहुत सारी बातें की। दोस्तों, एक चीज़ है, इंफॉर्मेशन ये थी कि रशिया बहुत ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक्स करेगा कीव के ऊपर। क्यों करने वाला था रशिया ये बात, ये इसकी भी तो हमें समझना चाहिए कि क्यों इतने बड़े अटैक रशिया करने वाला था कीव के ऊपर, क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, यूक्रेन रशिया का वॉर जो है, युद्ध जो है, वो कम से कम अभी 33,000 दिन बोल सकते हैं या 33 महीने हो चुके हैं, लगभग 3 साल होने को आए हैं। इन 3 सालों में जो है युद्ध ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा है, इधर उधर इतने ज़्यादा कुछ बड़े अटैक्स नहीं हो रहे थे। जो भी अटैक्स हो रहे थे मतलब कंट्रोल के भीतर था। अचानक से जो बाइडेन जो है, पिछले रविवार जो नवंबर 17 तारीख को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अभी ऑथोराइज करता हूँ यूक्रेन को कि वो जो अमेरिका जो बनाता है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो अभी रशिया के ऊपर दाग सकता है। कौन कौन सी मिसाइल है? वो है ATACMS। वो क्या है? वो उसका फुल फॉर्म है द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। वो एक मिसाइल है, और दूसरा है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, HIMARS। तो ये दो जो मिसाइल्स है वो अभी दाग सकता है। इन मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज जो है, उसका जो पेलोड है वो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकते हैं, और हेवी पेलोड मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बम्स वो लेके दागी जा सकती है उस पर चढ़ा के। तो ये बात हो गई। तो अब क्या हुआ है ना, यूक्रेन ने क्या कर दिया, यूक्रेन ने ये मिसाइल्स दाग दिए रशिया के ऊपर। अब जब तुमने रशिया के ऊपर ये मिसाइल्स दागे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया पलटवार करेगा। तो पलटवार करने का, आप अगर किसी को प्रोवोक करते हो तो पलटवार के लिए भी आपको वो होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना, तैयार रहना चाहिए। तो ये बात होगी। तो इसीलिए ये जो है अमेरिकन एम्बेसी जो है उसने बंद करा हुआ था। तो अब यूक्रेन भड़क गया, क्योंकि यूक्रेन के लोग जो हैं वो और भी डर गए कि अमेरिका ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया। लेकिन यूक्रेन के जो गवर्नमेंट है, जैसे कि उसका जो प्रेसिडेंट है या उसका फॉरेन मिनिस्टर है, वो क्या बोल रहे हैं कि हमने कोई अमेरिकन वेपनरी, हमने कोई मिसाइल रशिया के ऊपर दागा नहीं है। लेकिन रशिया का जो रशियन मिलिट्री ब्लॉग है, उसमें उन्होंने बोला है कि 6 से 7
जो 6 मिसाइल्स को उन्होंने मार गिराया, 7 जो है अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया किसी कारणवश। तो 7 मिसाइल्स जो हैं उन्होंने दागे हैं। तो ये एकदम पुष्टि कर दी है रशिया ने। तो ये बात हो गई। जब यूक्रेन ने ये अमेरिकन मिसाइल्स दागी है रशिया के ऊपर, तो रशिया का भी तो कुछ वो बनता है। उसने क्या कर दिया, उन रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने क्या किया, अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, उसका बार को लो कर दिया, मतलब उसका स्टैंडर्ड लो कर दिया कि अभी रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि ना अगर कोई न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है वो देश अगर नॉन न्यूक्लियर वेपन देश की सहायता करता है तो रशिया उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन दाग सकता है। देखिए, अभी अमेरिका जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अभी हेल्प कर रहा है यूक्रेन को वॉर पे, रशिया के अगेंस्ट। तो रशिया को प्रॉक्सी, यूक्रेन को प्रॉक्सी के हिसाब से यूज कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। खुद वॉर नहीं लड़ रहा है डायरेक्टली, लेकिन यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है रशिया के साथ लड़ने के लिए। तो अब इस परिस्थिति में रशिया ने बोल दिया कि भाई देखो, अमेरिका न्यूक्लियर स्टेट है, वो कल को अगर न्यूक्लियर वेपन, ये जो मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती है। तो अगर आज ये खाली सिर्फ पेलोड जो है न्यूक्लियर, बगैर न्यूक्लियर वेपन का आया है, कल को अगर न्यूक्लियर वेपन भेज दिया, दाग दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसीलिए उसने जो है अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल दिया और उसने बोला है कि अब हम यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन दाग सकते हैं या किसी और नेटो देश के ऊपर भी दाग सकते हैं। ये भी बार बार ये व्लादिमीर पुतिन जो है ये बोलते रहते हैं। तो अब क्या हुआ, ये जब इन्होंने कर दिया तो बुधवार के दिन जो है यूक्रेन ने फिर दोबारा से एक हथकंडा अपनाया। उसने क्या किया, उसने अभी दागा एक ब्रिटिश फ्रेंच मेड स्टॉर्म शैडो मिसाइल, उसने दोबारा से दाग दी ये रशिया के ऊपर। अब दोबारा से रशियन मिलिट्री ब्लॉक जो है उसने पुष्टि कर दी कि हाँ, इन्होंने हमारे ऊपर दागा हुआ है। 8 मिसाइल्स इस पर दागी हुई हैं और कहा जाता है कि एम्युनिशन डिपो जो है रशिया के भीतर, वहां पे वो गिरी है और बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। आग बुझा दी गई है लेकिन क्षति पहुंची है एम्युनिशन डिपो को। ये रशिया ने तो पुष्टि की है कि उन्होंने मारा है, लेकिन इस बार 2 यूएस के डिफेंस ऑफिशियल्स जो है उन्होंने भी कह दिया। तो देखिए एस्केलेशन कैसे हो रहा है। पहले मिसाइल, अमेरिकन मेड मिसाइल दागा, फिर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, अपना जो बार है उसको नीचे कर दिया, इन्होंने दोबारा से डाला। अब क्या कर दिया, अब जो बाइडेन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए अब मैं एंटी पर्सनल माइंस जो है मैं अभी यूक्रेन को दूंगा। और जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो भी बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ भेजिए एंटी पर्सनल मिसाइल्स। क्यों? क्योंकि ना रशिया जो है अपना फुट सोल्जर्स भेज रही है यूक्रेन के भीतर। तो ये क्या करेगा, ये जाके वो एंटी पर्सनल मिसाइल्स को बिछाएगा। लेकिन ह्यूमन राइट्स का बड़ा इशू होता है इससे। आप लोग ऐसे वॉर करोगे फिर एंटी पर्सनल मिसाइल्स बिछा दोगे, आज कल को वॉर खत्म हो जाती है, फिर क्या होता है, वो माइंस जो है, एंटी पर्सनल माइंस जो है वो वही दबी रहती है। आम आदमी उसके ऊपर पैर रख के फिर कभी कभी मर जाते हैं। तो इससे ह्यूमन राइट्स इश्यूज होती है। तो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में इसको बैन कर देना चाहिए था। और अमेरिका शायद, मुझे जितना याद आ रहा है, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम उन्होंने शायद कहा है कि मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहा हूँ। ये ऐसे कुछ हुआ था। आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा अगर मुझे याद आता है तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया। तो जब ये बात हो गई, एंटी पर्सनल मिसाइल माइंस की बात हो गई, उन्होंने अलाउ कर दिया, तब क्या हुआ, रशिया ने आज सुबह अटैक कर दिया कीव के ऊपर। रशिया जो है पलटवार में क्या कर दिया, रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आज सुबह कीव के ऊपर लॉन्च कर दिया। अब कीव तो कैपिटल है ना यूक्रेन का, तो उसको बचाना है अपने कैपिटल को। तो अब क्या है कि रशिया ने जो है अपना जो अस्त्रखान रीजन है वहां से उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसके जो ये रेंज है हजारों किलोमीटर लॉन्ग रेंज है इसका। और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकते हैं या कन्वेंशनल वेपन भी लग सकते हैं, ये हो सकता है। तो जब ये उन्होंने दागा तो यूक्रेन बोल रहा है कि हमने उसको काट दिया है, हमने उसको मार के गिरा दिया है।
कम से कम 6-7 मिसाइल्स उसने दागे हुए हैं। लेकिन रशिया का अटैक जो है, रशिया का कहना है कि उन्होंने कई सारे जो इंडस्ट्री के ऊपर डाला हुआ है और कुछ बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि निप्रो करके एक जगह है, उसके ऊपर उन्होंने दागा हुआ है और ये बहुत क्षति भी पहुंचाई है, जो कि यूक्रेन अभी कुछ बता नहीं रहा है, अभी चुप्पी साधी हुई है। देखिए, यूक्रेन ने प्रोवोकेशन करी, तो प्रोवोक जब करोगे, रशिया कोई छोटा मोटा मामूली देश तो है नहीं। मानता हूं कि आज के डेट में सुपर पावर के स्टेटस, उसमें इतना स्टेटस नहीं है, लेकिन उसमें इतने क्षमता है कि आज भी अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है और उसका जवाब दे सकता है। अमेरिका भी देखिए प्रॉक्सी यूज करता है। डायरेक्टली कभी तो कोई लड़ाई लड़ी है क्या रशिया के साथ? नहीं लड़ी है। यही करते रहते हैं, पीठ पीछे किसी के इस्तेमाल करके। क्यों ना, क्षति जब होगा अमेरिका का कुछ नहीं होगा, जो भी होगा यूक्रेन का होगा। अल्टीमेटली द पीपल ऑफ यूक्रेन विल सफर। लेकिन तो अब बात आके यहाँ पहुंचती है कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है यूक्रेन के भीतर। ये सबसे बड़ी बात है। दर्शकों, ये जो है ना दोस्तों, ये हमें जानना जरूरी है कि यूएसए क्या चाहता है यूक्रेन से और क्यों चाहता है, क्या उसका मंशा है, यूक्रेन में उसका क्या इंटरेस्ट है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स जो यूक्रेन जो है, यूक्रेन 1991 में आपका सोवियत यूनियन से उसने इंडिपेंडेंस प्राप्त की। क्यों ना, सोवियत यूनियन तोड़ दिया गया, उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ था सोवियत यूनियन को तोड़ने में। क्यों ना, सोवियत यूनियन इतना विशाल देश था कि आप सूर्य उदय से सूर्यास्त आप ट्रैवल करोगे तो एक ही देश आपको नजर आएगा, इतना उसके। अब आज के डेट पे भी अगर आप रशिया जाओगे तो रशिया में कम से कम 8 या 9 टाइम जोन्स हैं, अलग अलग टाइम जोन्स। तो इतना विशाल देश है वो। तो अमेरिका का तो उसके साथ शुरू से ही एक कोल्ड वॉर चल रहा था। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया और यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली और डेमोक्रेसी को अपना लिया, तो क्या हुआ, अमेरिका का इंटरेस्ट जागा। क्यों ना, डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं, तुम भी डेमोक्रेसी को बिलीव करते हो, तो हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमी जो है हम साझा करेंगे। तो उसने क्या किया, जो है अमेरिका ने जो उसके मार्केट इकोनॉमी में वो घुस गया। तो घुसने के बाद क्या किया, उसको दिख गया था ना अमेरिका को यूक्रेन जो है एक बहुत ही रिच कंट्री है, मिनरल हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, बहुत रिच कंट्री है। तो यूक्रेन में जो है बहुत रिच बेस मेटल्स जो है कम से कम बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा, उसको पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ ना, अमेरिका को लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारी रिसोर्सेज। अमेरिका को भी जहाँ दिखता है, चाइना की तरह अमेरिका को भी जहाँ फायदा दिखता है वहीं पे जाके घुसता है वो। तो क्या हुआ, अमेरिका यूक्रेन में घुसा। फिर 2019 की मैं अगर मैं बात करूं, डेटा उठा के लाऊं, तो अमेरिका ने यूक्रेन से 1.3 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया हुआ है, व्यवसाय किया हुआ है। उसमें क्या शामिल है, उसमें आपका जो मेटलिक ओर है, जो मेटल्स है, बेस मेटल्स जो है, उसको इंपोर्ट किया है, एग्रीकल्चर को इंपोर्ट किया है, मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस उनको भी इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये सारी वो चीज़ें करता है। और अमेरिका जो है, जब रशिया का वॉर शुरू हो गया तो अमेरिका को लगा कि अगर रशिया यूक्रेन को ले गया तो मेरे हाथ से तो निकल गया, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों में लेता होगा यूक्रेन से, वरना क्या क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का। अमेरिका इसीलिए तो उसका इंटरेस्ट है। ऊपर से अपना जो है एक प्रॉक्सी बिठाया हुआ है, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिसे बोलते हैं, उसको बिठाया हुआ है। तो अब अमेरिका ने क्या किया, जब 2022 को शुरू हो गया वॉर, ये रशिया यूक्रेन का, तब उन्होंने अपना बजटरी एलोकेशन फंडिंग शुरू कर दिया यूक्रेन को वॉर लड़ने के लिए, कि भाई तुम वॉर लड़ते जाओ, हम पैसे देते जाएंगे। उनका कम से कम 61 बिलियन डॉलर्स या कुछ इतना तो था। और ऊपर से उन्होंने उनका अभी हाल फिलहाल में शायद
$9.5 बिलियन का उनका लोन है, ये वॉर को फंडिंग कर रहे हैं। उसमें से जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि नवंबर 15 तारीख के बाद वो 4.5 या 4.7 बिलियन डॉलर्स का लोन, वो जो फंडिंग है, जो लोन के आकार में दिया गया है वॉर के फंडिंग के लिए, उसको वो माफ़ कर सकते हैं। ये भी है, शायद 1-2 दिन में उनका कांग्रेस बैठेगा और वो प्रस्ताव भी पास हो जाएगा और जो 9.7 बिलियन या कुछ है उनका जो लोन वॉर के लिए फंडिंग, उसका आधा वो माफ़ भी कर देंगे। तो ये कहानी है इनके। तो इसका मतलब ये एक्चुअली में अगर देखा जाए, यूएसए ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, यूक्रेन को क्यों रशिया के साथ उलझा के रखा हुआ है वॉर में, मैं इसके बारे में अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अमेरिका का जो है इसमें मैं अगर उसका जो जियोपॉलिटिकल उद्देश्य है ना, बहुत बड़ा है ये यूक्रेन के भीतर। इसीलिए तो वो वॉर को, जो यूक्रेन को बैक कर रहा है कि रशिया के साथ वॉर कंटिन्यू करे। बेसिकली क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। यूएसए का ये है मानना है कि रशिया को कैसे वो कंटेन करके रखे, मतलब रशिया जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा ना बढ़ सके। इसीलिए एक्चुअली क्या है, ये पुराने दिनों से ही है, मतलब जिस दिन से सोवियत यूनियन बना था उससे पहले से मैं अगर बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही ये था कि रशिया को कैसे वो कंटेन करके रखे। तो बेसिकली रशिया वो चाहता है कि रशिया जो है यूरोप और एशिया में ज़्यादा ना फैले, और अगर वो रशिया जो है यूक्रेन को अगर ले लेता है तो रशिया क्या होगा, बिल्कुल जो है यूरोप के साथ एकदम पूरा वो सट गया। क्योंकि यूक्रेन अगर रशिया के टेरिटरी के भीतर आ जाता है तो सोचिए, मैप में ही आपको दिख रहा होगा कि कैसे वो है, पोजीशन में आ जाएगा रशिया। और ऊपर से अब यूएसए क्या चाह रहा है, यूएसए चाह रहा है कि देखिए मैं अभी इकलौता सुपर पावर हूँ, तो वो वही सुपर पावर बने रहना चाहता है। इसीलिए और एक चीज़ है, देखिए अगर यूक्रेन का वॉर चलता है तो नेटो जो है इकट्ठा होकर रह सकते हैं, क्यों ना, वो अमेरिका क्या है, नेटो का लीडर बना बैठा हुआ है। तो किसी चीज़ पे वो अगर लीड करेगा तब तो नेटो का लीडर बन के बैठ के कंटिन्यू कर सकता है, क्यों ना। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है अभी उसका अमेरिका से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर एक युद्ध का भय हर वक्त उनके दिमाग में बिठा के रखा जाए तो क्या है, तो अमेरिका का वो मानेगी कि हाँ भाई तुम हमारे नेता हो। तो ये यूक्रेन, अब रशिया जो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, यूक्रेन अमेरिका जो यूक्रेन को बैक कर रहा है, इससे क्या हुआ कि अमेरिका अभी डरा रहा है नेटो कंट्रीज को, देखो अगर मैं नहीं हूँ तो रशिया यूक्रेन ले जाएगा, फिर धीरे धीरे तुम सबको ले जाएगा। तो ये डर बिठा के वो नेटो का लीडर बन के बैठा हुआ है। तीसरा जो बेनिफिट है उसका क्या है, इसका बेसिकली जो है अमेरिका का जो है, ये जो जितना भी आपका जो फंडिंग हो रहा है ना यूक्रेन के लिए फंडिंग हो रहा है, जो वॉर के लिए फंडिंग हो रहा है, बेसिकली यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना, और यूएस में जो जॉब मार्केट है उसका फ़ायदा हो रहा है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना जितने भी फंड जो वॉर के लिए फंडिंग हो रहा है यूक्रेन में, 90% जो है, 90% जो है पैसे वो अमेरिका के अंदर ही रहता है, वो जाता नहीं है यूक्रेन। तो जो कुछ भी जाता है वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे करप्शन हो रहा है, वो खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन 90% जो पैसे हैं वो अमेरिका के अंदर रहता है। क्यों रहता है? ऐसा है कि वहाँ के जो बड़े बड़े लीडिंग जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अमेरिका के भीतर, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अरबों खरबों डॉलर्स लगाए हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और करीबन ये जो पैसे लगे हैं इसमें वो क्या कर रहे हैं, वो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो सप्लाई होगी यूक्रेन को। तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 38 स्टेट्स में जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जो एंसिलियरी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जो बाकी के 12 स्टेट्स में हो रही है। तो कुल मिला के 50 स्टेट्स में ये यूक्रेन के लिए जो है वॉर को सप्लाई करने के लिए ये आर्म्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होता है कि लोगों को वहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, तो एक तरह से अमेरिका का ही फायदा हो रहा है। जो बंगला में कहावत है, माछत तेले माछ भाजा, इसका मतलब है जो मछली को जो तलते हैं ना, तो मछली में एक तेल होता है, तो उसी तेल में मछली को
टलना। तो यही होता है, तो यही अमेरिका कर रहा है। तो इसके अलावा क्या है, जितने भी एम्युनिशंस जो है, एक छोटा भी एम्युनिशन जो है वो अमेरिका से वो जाता है। तो ये पूरे जो सप्लाई है ये यूएसए कर रहा है। इसीलिए मैं बोला कि 90% जो है, जो पैसे जो वॉर के लिए फंडिंग हो रहा है वो अमेरिका में खर्च होता है। और फिर अगला चीज़ क्या है, अगला चीज़ ये मैंने पहले भी कहा है कि उसके यहाँ यूक्रेन में जो मिनरल्स, मेटल्स बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है। फिर आपका मैंने कहा था कि मशीनरी, मैकेनिकल जो अप्लायंसेस वगैरह वो भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका वो इंटरेस्ट है। और एक इंटरेस्ट अमेरिका क्या क्या है कि रशिया और यूरोप के बीच यूक्रेन एक बफर जोन जैसे होता है। अगर यूक्रेन को ले जाता है रशिया, तो रशिया और यूरोप का कॉमन बॉर्डर हो जाता है ना, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनको पता है अमेरिका को कि धीरे धीरे फिर क्या होगा कि शायद रशिया इन्फ्लुएंस करके अपनी ओर खींच ले दूसरे यूरोपियन देशों को, ये हो सकता है। और इसीलिए तो अभी क्या है, अभी आनन फानन में जो बाइडेन ने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस में पास कराया था नवंबर पर। इमीडिएटली वो क्यों कर रहे हैं कि माफी, लोन माफी कर रहे हैं। क्यों माफी कर रहे हैं? इसीलिए कि यूक्रेन जो है उनके ओर खींचा रहे, और जो यूरोपियन पॉलिसी है या वेस्ट का जो पॉलिसी है उसके ऊपर वो बेस होके वो चले। यही सिर्फ कारण है और कुछ नहीं है। नेटो में शामिल करना ये वगैरह ये सब, देखिए रशिया और रशिया के साथ जो वॉर है, ये प्रॉक्सी वॉर क्यों कर रहा है? अमेरिका खुद अगर इतना वो है, खुद लड़ सकता है, तो लड़ता क्यों नहीं है? उसकी भी इकोनॉमिकली भी अमेरिका इतना स्टेबल नहीं है। और दूसरी बात है, वो चाहता है कि जितना लंबा खींचेगा, इससे क्या होगा ना, जो रशिया का जो आर्म्स जो है वो खत्म होते जाएगा और इकोनॉमिकली वो डिप्लीट होते जाएगा। मतलब उसका भी जो है इकोनॉमिकली वो धीरे धीरे उसका कम होते जाएगा, जो रिसोर्सेज वगैरह वो चाहता है। तो और अमेरिका का क्या है, अमेरिका का मैं बताना भूल गया, अमेरिका के जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, अभी ना मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अमेरिका ने क्या क्या पता है आपको? जितने पुराने जो गोला बारूद या आर्म्स एम्युनिशन और जो भी आर्मामेंट्स थे पहले, उनको पुराने मतलब 50 60 70 साल पुराने जो हैं वो पहले उसको भेजे हैं, उसको पहले ख़त्म करा है। तो अभी नए जो मैन्युफैक्चर होंगे वो अपने देश में रहेंगे और कुछ वो यूक्रेन भेजेगा। तो उसका जो है इन्वेंट्री जो है वो रिप्लेस होकर नए में तब्दील हो रहा है। लेकिन रशिया भी वही है, उसके भी 70-80 साल पुराने जो है आर्मामेंट्स जितने भी है, गोले बारूद जो है, वो इसी वॉर में वो झोंक रहा है, क्योंकि ना अपना नया मैन्युफैक्चर होगा। अगर आप रशिया को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि रशिया में जो है उसके जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, बहुत बड़ा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। रशिया की भी ताकत इतनी ज़्यादा है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। हम भारत देश जो है रशिया से तो आर्म्स एंड एम्युनिशंस, आर्मामेंट्स इंपोर्ट करता है। अब S-400 की बात ले लो, लेटेस्ट हम उससे खरीद रहे हैं। तो रशिया का जो है बहुत ज़्यादा आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो कोल्ड वॉर की बात होगी। दोस्तों कोल्ड वॉर के टाइम में आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, अफ़गानिस्तान के अंदर, वियतनाम के अंदर रशिया का बहुत, सोवियत यूनियन का बहुत, तब तो सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत यूनियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। याद है आपको नजीबुल्लाह जो था अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट, बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम क्या कर रहा था? उस टाइम अमेरिका जो है दूसरे पक्ष को सपोर्ट करता था, तो वहाँ पे टेररिज्म करना, वॉर करना, ये सारी चीज़ें करवाया उसने। तो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे उसने, वियतनाम के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था। वियतनाम में तो हार ही गया वॉर अमेरिका। तो वो ये सारी चीज़ें क्यों करता है? देखिए 1991 में जब सोवियत यूनियन जब टूटा तो बहुत छोटे-छोटे देश बने। तो तुरंत अमेरिका आ गया, वो जो छोटे-छोटे देश थे उनको कैसे अपनी ओर लेके आए। तो वेस्टर्न अलायंस एक तैयार करे, वो छोटे-छोटे देशों को लेके वो करने की कोशिश कर रहा था। तो ये उसका जो था प्लान था। तो जब भी अगर कहीं पे भी यूरोप में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप लोग गौर करेंगे तो अमेरिका आके कूद पड़ता है उसमें। उसके अंदर जैसे भी वो घुसने की कोशिश कर रहा है और रोकने की कोशिश कर रहा है, क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई मैं एक इकलौता हूँ। वो नहीं चाहता कि रशिया उसके सामने आके खड़े हो। तो इसीलिए
अपने आप को सुपर पावर कैसे वो बना के रखा हुआ है, यही पैंतरे वो अपना रहा है, इसीलिए यूएस सुपर पावर आज तक बना हुआ है। चाइना अभी कोशिश कर रहा है उसके सामने खड़े होने की। देखिए चाइना की क्या हो रही है हालत। चाइना जिस दिन रियलाइज करेगा कि नहीं, भारत के साथ मुझे अगर दोस्ती करनी है तो भारत के इलाके में भारत को वापस कर देता हूँ, तो भारत का अगर सपोर्ट मिलता है चाइना को, तो चाइना और भारत मिलके पूरे जो एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं रशिया के साथ मिलके। लेकिन चाइना जो है अपना खुद का दिमाग लगा रहा है कि मैं कैसे सुपर पावर बनूं। भाई ऐसा नहीं होता है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है अभी। तो अभी यही चीज अमेरिका अभी आज तक वो चलाते आ रहा है अपनी जो है पैंतरे। तो अब इसके जो परिणाम अभी क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। जितना ये जो है युद्ध जितना वो खींचता जाएगा अमेरिका, उसके परिणाम भी बहुत भयंकर हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि भयंकर होगा, हो सकते हैं परिणाम। देखिए जितना लंबा वो खींचेगा तो क्या हुआ, क्या हुआ अभी प्रोवोकेशन हुआ कि नहीं होगा। 33 महीने हो गए अब तक कुछ नहीं हुआ था, अचानक से अमेरिकन मिसाइल्स यूज कर दिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, उन्होंने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को उसको लोअर कर दिया, उसका बार को। इसका मतलब कभी भी वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। ऊपर से क्या है, देखिए आप जितना ढकेलोगे वॉर, उससे क्या होगा, इकोनॉमिकली भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यूरोप अभी तो ठंड आना बाकी है, ठंड शुरुआत है अभी ठंड। तो बेसिकली क्या है, एनर्जी क्राइसिस होगा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों ना, देखिए ठंड के महीनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट यूरोप में सबसे ज्यादा होती, तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो इकोनॉमी भी जो है अभी डगमगाएगी। ऊपर से जो है बाई चांस अगर देखा जाए गलती से भी रशिया ने एक दागा मिसाइल या 5-10 दागे मिसाइल सीधे जाके किसी एक नेटो कंट्री के ऊपर गिर गया, तो उनका आर्टिकल 5 जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, तो फुल स्केल वॉर डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब ये जो खेल में जो वो कर रहे हैं ना, खेल में न जाने क्या हो सकता है, चिंगारी से आग भी फैल सकती है, ये बात तो है। ऊपर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो होएगा ही होएगा, जितना खींचेगा। देखिए कितने मारे जा चुके हैं यूक्रेन में, लोग सोल्जर्स मर रहे हैं हर रोज, रशिया भी मर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का क्या है, याद है आपको वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूके को बॉम्ब करके मतलब उसकी हालत खराब कर दी थी फ्रांस में। वर्ल्ड वॉर के बाद जो आदमी जो है मेन, उनकी तादाद इतनी कम हो गई थी, महिलाएं बढ़ गई थी, जो है पुरुष जो है वो कम हो गया था। तो वो हालत, उससे अगर इन लोगों ने सीखा नहीं है तो अब मैं क्या ही बताऊं। ऊपर से जो डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो न्यूट्रल देश है ना, इतना अमेरिका कर रहा है, न्यूट्रल देश भी जो है वो भी धीरे धीरे ना एक पक्ष लेना शुरू कर देंगे। आप अगर इतना खींचोगे चीज को, तो आज की डेट में भारत इतना न्यूट्रल है अभी भी रशिया को बोल रहा है कि भाई वॉर खत्म करो, अमेरिका को बोल रहा है कि भाई वॉर खत्म करवाओ, इसको यूक्रेन को भी बोल रहा है खत्म करो। कल को अगर ऐसे ही हम भारत जैसे देश अगर किसी का पक्ष ले लेते हैं तो क्या होगा, परिणाम भयंकर हो सकता है। और आखिर में और एक चीज है, अगर रशिया, अभी तो व्लादिमीर पुतिन बहुत काम दिख रहे हैं, बहुत काम है, अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। आप हर तस्वीर को देखिए, वो हंसते रहते हैं, एक स्माइल देते रहते हैं, मिस्चीवियस स्माइल। तो जैसा कि माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वैसे ही हंसते हंसते मुस्कुराते व्लादिमीर पुतिन बात करते हैं। तो कल को अगर उनका जो है दिमाग घूम गया और उन्होंने सीधे लॉन्च कर दिया न्यूक्लियर वेपन, यूक्रेन पे नहीं सीधे अमेरिका पे, क्या होगा? क्यों ना, उनका जो ईस्ट कोस्ट है वहां से अमेरिका का जो है डिस्टेंस कम पड़ता है, क्या करेंगे? तो ये भी हो सकता है। देखिए जो बाइडेन को भी सोचना चाहिए, इतने साल हो गए, 1 महीना है अपने टेन्योर खत्म होने में, ये रिस्क उन्होंने क्यों किया? क्या वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो जो है शांति से 4 साल जो है अपना ना बिता पाए, इसीलिए उनके लिए गड़बड़ी पैदा करके वो जाना चाहते हैं। देखिए रिपब्लिकन्स आ गए हैं पावर में, तो यूक्रेन को भी पता है और जो बाइडेन को भी पता है कि रिपब्लिकन्स जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते नहीं है कि वॉर एस्केलेट हो, वॉर कंटिन्यू करें। जो और ज़ेलेंस्की को भी पता है कि अगर अमेरिका फंडिंग करना बंद कर दिया तो यूरोप इज जीरो, नेटो इज जीरो।
पहले भी उन्होंने कह दिया है कि नेटो एक पैसा खर्चता नहीं है। किसने कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पहले कि नेटो तो एक पैसा खर्चता नहीं है, तो नेटो को मैं क्यों सपोर्ट करूं, जाओ भाड़ में जाओ नेटो। वो कर सकते हैं। यूक्रेन ये भी डर रहा है, तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि जो बाइडेन ये सब करके ही वांट्स टू एस्केलेट द वॉर, जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। लेकिन देश भी, रशिया भी जो है ना, रशिया बहुत ही सुलझा हुआ देश है। वो आराम से बैठेगा जब तक ट्रांजिशन नहीं होता, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की गद्दी पे नहीं बैठते हैं। ये जितना प्रोवोक करे व्लादिमीर पुतिन के पास उतना पेशेंस है, वो आराम से बैठेंगे और धीरे धीरे वो अपना जो है चेस की जो गोटी है धीरे धीरे चलाएंगे। ये बात है। तो अब इस माहौल में और इस परिस्थिति में है ये चीज। तो अभी मेरे हिसाब से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना मैं जो हूँ इतिहास का भी छात्र हूँ, लॉ का भी छात्र हूँ। तो मुझे पता है कि इंटरनेशनल लॉज और इतिहास, ये दोनों चीज़ों में से सीखी बहुत सारी चीज़ें जा सकती है, और इतिहास से जो सीखी जा सकती है वो लोगों ने सीखा हुआ है। तो एक अगर देश बिल्कुल बिखर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको फिर से दोबारा खड़ा करने में दशकों लग जाते हैं। तो ये हर कोई जानता है, और आज के डेट में आपके पास रिसोर्सेस हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक दुनिया आपके साथ बराबर नहीं खड़ी होती है। तो ये अभी सिचुएशन है। रशिया, अमेरिका लाख कोशिश करे, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद परिस्थितियों में सुधार आ सकती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।